फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हावर्ड गार्डनर जी का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। सीटेट के एग्जाम में हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि से संबंधित एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हावर्ड गार्डनर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कब दिया? तो 1983 ईस्वी में दिया है। तो पहले हम हावर्ड गार्डनर जी को देख लेते हैं। ये कौन है? ये है आपके हावर्ड गार्डनर जी। इन्होंने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है। इन्होंने जब 1983 ईस्वी में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था तो उस समय बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। कितने? 7। बाद में 1998 ईस्वी में इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, यानी एक और बुद्धि जोड़ दी। तब बुद्धि कितने प्रकार की हो गई? 8 प्रकार की। उसके बाद 2000 में इन्होंने बुद्धि के एक प्रकार और जोड़ दिए, तो कितनी प्रकार की बुद्धि हो गई? 9 प्रकार की। तो ऑप्शन में आपके 7 दिया हो तो 7 लगा दीजिएगा, 8 दिया होगा तो 8 लगा दीजिएगा, 9 दिया हो तो 9, और अगर तीनों दिया हो ऑप्शन में तब आप 8 लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है बुद्धि के 8 प्रकार बताए गए हैं। हावर्ड गार्डनर जी कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति में जो है एक से अधिक बुद्धि पाई जा सकती है। जैसे आप खेल रहे हैं तो उस समय दूसरी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पढ़ते समय दूसरी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और आप अगर कहीं अपने फ्रेंड के साथ घूमने गए हैं, पिकनिक पे गए हैं या फिर पार्टी करने गए हैं तो वहाँ पे आप किसी और बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि के कितने प्रकार है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन कौन सी बुद्धि है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहली बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है शारीरिक गति यानी शरीर को मूवमेंट कराया जाएगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं या फिर खेल रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं तो उस समय अपने शरीर को चलाएंगे, हाथ पैर इधर उधर हिलाएंगे ना, तो इसी को कहते हैं शारीरिक संवेदी बुद्धि। ये बुद्धि जो है जिन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है वो खिलाड़ी बनते हैं या डांसर बनते हैं या जिम्नास्टिक्स, शल्य चिकित्सक या धावक आदि बनते हैं, जिनमें ज़्यादा पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप में नहीं है या किसी और व्यक्ति में नहीं है, ये सब में होती है, लेकिन जिनमें ज़्यादा पाई जाती है वो क्या बनते हैं? खिलाड़ी, नर्तक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक आदि। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और अंतराव्यक्तित्व बुद्धि, इससे आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे जो है प्रॉब्लम होती है, इसी में कंफ्यूजन होती है। बाकी सभी बुद्धि जो है वो नाम से ही समझ में आ जाती है। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि यानी जो व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, यक्स, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ये दूसरे के मनोभाव को बहुत आसानी से समझ लेता है, तो इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। और यही व्यक्ति जब खुद की इमोशंस, फीलिंग, अपने मनोभाव को समझता है तो अब क्या पाया जाएगा उसमें? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि में जो व्यक्ति है खुद के मनोभाव, अपनी दशा, अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग को अच्छे से समझ लेता है, और जो व्यक्ति दूसरे के मनोभाव, दूसरे के फीलिंग, इमोशन को अच्छे से समझे उसमें इंटरपर्सनल बुद्धि होती है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि किसमें होती है? जैसे शिक्षक होते हैं, नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, इन सब में
इंटरपर्सनल बुद्धि होती है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? जो दार्शनिक लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक है, उनमें इंटरपर्सनल बुद्धि होती है। नेक्स्ट, भाषागत बुद्धि जिसमें होती है, उसकी भाषा पे जो है बहुत अच्छी पकड़ होती है। आप उसे कोई भी टॉपिक दे दीजिए, वो आधा घंटा 1 घंटा आराम से इस टॉपिक पे बोल लेगा। जैसे कवि है, लेखक है, पटकथा का लेखक है, उपन्यासकार है, इनकी जो है भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी जिसमें तर्क करने की चिंतन करने की क्षमता अधिक हो, उसमें क्या होती है? तार्किक बुद्धि होती है। जैसे गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है आदि। देशीय बुद्धि, इसे स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि स्थान, जो व्यक्ति स्थान देख के उसका चित्र अपने मान में बना ले। जैसे आपके जो मिस्त्री होते हैं, उन्हें आप लोग खाली प्लॉट दिखा दीजिए और बता दीजिए कि मुझे इतने रूम बनवाने हैं, इतना किचन, लेटरिन, बाथरूम और जो भी आपको बनवाना है बता दीजिए। वो मन में ही चित्र बना लेंगे कि हाँ, यहाँ से इतने रूम बनाएंगे, यहाँ से आपका जो है सीढ़ी निकालेगा, यहाँ पे आपका पार्किंग एरिया रहेगा, यहाँ पे सब। तो वो मन में ही चित्र बना लेते हैं। तो उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? स्थानिक बुद्धि। जैसे आपके नाविक है, विमान चालक है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, इन सभी में स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि किसमें होगी? जो संगीतकार होंगे, गायक होंगे, वादक होंगे, उनमें अधिक होगी। प्राकृतवादी बुद्धि यानी ये व्यक्ति जो होते हैं, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, नेचर से जो है ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे किसान है, वनस्पतिज्ञ है, पर्यावरण प्रेमी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सभी बच्चों में एक समान स्तर होता तो सभी बच्चे जो है साइंटिस्ट होते या फिर डॉक्टर होते। तो ये गलत है आपका। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, बुद्धि जो है जन्म से स्थिर नहीं है। बच्चे को जैसा परिवेश मिलेगा वो उसकी बुद्धि उसी तरह हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर का बेटा है, अब उसमें डॉक्टर वाली बुद्धि तो है, लेकिन उसको अगर गलत संगति मिल गई तो क्या वो डॉक्टर बनेगा? नहीं। यहीं पे अगर उसे अच्छी संगति मिल गई तो वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो पर्यावरण का जो इफेक्ट है बच्चे पे पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो भाषाई बुद्धि हावर्ड गार्डनर जी ने बताया है, स्थानिक बुद्धि भी बताया, संगीत बुद्धि भी बताया, लेकिन भावनात्मक बुद्धि नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? तो उनमें जो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का उच्च स्तर होता है। और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो खुद की मनोदशा, इरादों को अच्छी तरह से समझ ले। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धि को शामिल किया है, स्थानीय बुद्धि को भी शामिल किया है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को भी शामिल किया है, लेकिन बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति की भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी उसमें भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है।
मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। देखिए क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, योग कर रही है, तो इस शरीर को मूवमेंट करा रही है, यानी उसमें शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। देखिए आप किसी को परामर्श तभी देंगे जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, यानी इसमें कौन सी बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। सामान्य बुद्धि, देखिए सामान्य बुद्धि की बात जो है ये स्पीयरमैन करते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक बताए हैं, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। भाषाई बुद्धि तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बौद्धिक बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की बात जो है हावर्ड गार्डनर जी ने नहीं की है। राम में जगह को पहचान व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन कौशल है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम में किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक है। देखिए स्थान से रिलेटेड है ना, तो स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर को दी गई बुद्धि की अवधारणा का निर्धार्थ है। क्या निर्धार्थ है? बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का एक ही आयाम है, बुद्धि का एक ही आयाम है नहीं, बाकी ये गलत है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आप खेलते वक्त अलग बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पढ़ते वक्त अलग बुद्धि का प्रयोग करेंगे। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन जी ने दिया है, एक आपका सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक, और इसको नकारा किसने? तो हावर्ड गार्डनर जी ने नकारा है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि के बहुकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अन्यथा वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियां और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुलझाती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? उच्च स्तर की। देखिए पहेलियां और समस्याओं को काफी अच्छी तरह से सुलझा रही है, यानी चिंतन कर रही है, तो कौन सी बुद्धि हो जाएगी? तार्किक गणितीय। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। कथन दिया हुआ है, शिक्षक को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये गलत है, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आपको कई बार बताया कि मानकीकृत शब्द जो है ये निगेटिव है। मानकीकृत यानी एक मानक तय कर दिया जाए, अगर बच्चा उस मानक को पास करता है तो वो पास है, नहीं पास कर पा रहा है यानी उसमें बुद्धि नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपके सीटेट के एग्जाम में किया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं अगर उनका 90 नंबर आता है तो वो सीटेट पास माने जाएंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे अगर उनका एक भी नंबर कम है, जैसे 89। तो क्या जिनका 89 नंबर आ रहा उनमें बुद्धि नहीं है या वो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है? सिर्फ एक नंबर से वो शिक्षक बनने के अयोग्य हो जा रहे हैं? क्या ये सही है? नहीं सही है ना। इसी को कहते हैं मानकीकृत परीक्षा, जो कि आपकी बिल्कुल गलत है। तो आपका कथन तो गलत हो गया। तर्क क्या दिया गया है? बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीक
सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। मानकीकृत से परीक्षाएं जब गलत है तो ये सटीकता से भविष्यवाणी कैसे करेंगी? यानी ए भी गलत है और तर्क आर भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है, कैसा है? व्यवहारिक है? नहीं। विश्लेषणात्मक है? नहीं। घटकी है? नहीं। रचनात्मक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, ये सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता है तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी में, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता कौन सी नहीं है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्व्यक्ति बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतर्व्यक्ति बुद्धि यानी जो व्यक्ति है वो दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचान तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता जो है, ये अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःव्यक्तित्व होगा, यहाँ पे अंतःव्यक्तित्व यानी अंतराव्यक्तित्व बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, बताइए आप लोग। सामाजिक स्थितियों से भली बात निपटने की क्षमता नहीं। दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो सही है। अंतःव्यक्ति जो है वह स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का आसानी से पता लगा लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत की जो है आलोचना क्यों की गई? हम किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है ये नाप नहीं सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। और बुद्धि पे जो है कई सारे बाह्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे भाषा का भी प्रभाव पड़ता है बुद्धि पे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है उसको हिंदी आती है, आपने उससे क्वेश्चन जो पूछा या उसका जो टेस्ट लिया वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिया, तो बच्चा क्या उसमें अपने ज्ञान को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो यानी उस पर भाषा का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना की गई है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक न करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। नहीं, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, तो ये गलत है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, ये भी गलत है। बुद्धि लब्धि संकल्पना जो है स्थायी नहीं है, बिल्कुल सही है। और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।